कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं का मैं अपने यूट्यूब चैनल चक्रपाणि पांडे KLIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये समय इतिहास के बच्चों को इतिहास के बारे में जानकारी देने का है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी तक आपने अपने प्रथम अध्याय में इतिहास से संबंधित 2 विषयों का अध्ययन किया है, ईंट मणके तथा अस्थियाँ, और उसके बाद राजा किसान और नगर, और आज तीसरा भाग है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये विषय 3 है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अभी देखो इंटरमीडिएट की इतिहास विषय की कापियों का मूल्यांकन हो रहा है और इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि तमाम बच्चों ने ऐसे प्रश्नों को छोड़ दिया है जिनका उत्तर वो नहीं लिख पाए हैं। ऐसे कोई प्रश्न कठिन नहीं थे जिनका उत्तर वो नहीं लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। जब आप किसी चीज़ को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे और इम्तिहान के कमरे में जब आप जाएंगे तो कभी सुनी गई बात, रटी गई बात से ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, और आपको वो चीज़ वहाँ पर यदि याद आ जाती है तो आप उसको 2-3 लाइनों में आराम से लिख सकते हैं और अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं। तो आज का जो तीसरा भाग है वो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक। इस क्रम में हम थोड़ा सा आपको प्रस्तावना देंगे। इस प्रस्तावना को आप ध्यान से पढ़िएगा। उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध एवं समृद्धशाली ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए आज हम आपका ध्यान ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, जिसका काल था लगभग 500 ईस्वी पूर्व से। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थीं। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदाकदा इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है, अब हम इसी पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। तो आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, जो पहला हेडिंग है वो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान BS सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। जिम्मा माने जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। जहाँ जहाँ भी ये पांडुलिपियाँ थीं वहाँ से इन पांडुलिपियों को पहले एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। एक समान श्लोक विभिन्न पांडुलिपियों में थे, तो उनका पहले संकलन किया गया, उनको इकट्ठा किया गया और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। बहुत लंबी परियोजना थी, 47 ईयर्स। इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आईं। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। वह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल
और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में एक समानता देखने में आई। दूसरी बात तो स्पष्ट हुई, वो ये थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभरकर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता था। कालांतर में पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया गया। इन अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से अधिकाधिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जा सकता है, अर्थात इस पर प्रश्न भी उठाए जा सकते थे और यदाकदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। अब हम इस महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण में पहला जो टॉपिक है समाज के संदर्भ में वो है बंधुता एवं विवाह। ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी समाज का निर्माण आपस में भाईचारे और आपस में रिश्तेदारी से ही होता है। तो अब हम महाभारत कालीन बंधुता एवं विवाह के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नता या विभिन्नता। परिवार और बंधुता के प्रयुक्त शब्द, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि परिवार और बंधुता के लिए जो प्रयुक्त शब्द हुए हैं वो हैं संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधों के बड़े समूह के लिए होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही वंश के माने जाते हैं। परिवारों के बारे में जानकारी, ये बंधुता एवं विवाह में पहला हेडिंग है। हम बहुधा या प्रायः पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु प्रायः देखा गया है कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांटकर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। अर्थात अनुष्ठानों को, अनुष्ठान मीन जो यज्ञ वगैरह, कथा वगैरह या और भी जो धार्मिक पर्व पढ़ते हैं उन्हें अनुष्ठान कहते हैं। उन अनुष्ठानों को साथ में मिलकर करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये महाभारत कालीन पर्व की बात है। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। बड़े समूह का यानी पहले जो परिवार होता था आज की तरह नहीं, एक परिवार में बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, वो एक समूह का हिस्सा होते थे। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते थे। आज भी यही होता है कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो एक रक्त से संबंधित हैं, अर्थात हम अपने पिता के संतान हैं तो हमारे पिता के जो पिता थे और जो हमारी परिपाटी चली आई वो रक्त संबंध से ही शुरू हुई। तो आज भी और पहले भी परिवार के जो सदस्य होते थे उनके अंदर रक्त संबंध पाए जाते थे, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन में खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज में ऐसा नहीं माना जाता है। ये भी सत्य है। जैसे चचेरे मौसेरे भाई बहन होते हैं तो अन्य समाज में इनको खून का रिश्ता नहीं मानते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं।
ज़्यादा इसमें विस्तार रूप से बाद में चर्चा की जाएगी कक्षाओं में। लेकिन कुछ समाज में जो हमारे चचेरे भाई हैं, मौसेरे भाई बहन हैं, वो रक्त के संबंधी ही माने जाते हैं। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवार के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इस तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला। तो ये था आपका परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब हम आपको पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श के बारे में जानकारी देते हैं। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श के बारे में, जब वंशता के रिश्तों में परिवर्तन आया, एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। ये बांधवों के दो दलों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। महाभारत में विशेष रूप से इन्हीं बातों का जिक्र किया गया है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे, जिनका एक जनपद पर शासन था। ये संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ, जिनमें पांडव विजयी हुए। इनके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और मजबूत किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे, और आज भी यही परिपाटी चली आ रही है कि पिता के बाद उनके संसाधनों पर पुत्र का अधिकार होता है। लेकिन अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी ये अधिकार प्रदान किया है। हम वर्तमान संदर्भ में भी चीज़ों को जानते रहें, उसको अवलोकित करते रहें। ये परंपरा बहुत दिनों से चली आ रही है कि पिता के संसाधनों पर पुत्र का अधिकार ही होता है, किंतु अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, एक आर्डर पास किया है, जिसमें बेटियों को भी, परिवार के बेटियों को भी ये अधिकार प्रदान किया है। लेकिन अब बेटियां चाहें तो अपने पिता के संसाधनों पर हिस्सा ले सकती हैं। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में भिन्नता थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसी प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थीं। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है। यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। तो ये हमने आज आपको इतनी जानकारी दी है। इस जानकारी को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसके ऊपर नोट्स बना लीजिएगा। फिर कल हम आपको विवाह के नियम के बारे में बताएंगे। लेकिन एक स्रोत मैं आपको जानकारी देता हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा। थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है, जो इस ग्रंथ में लगभग संभवतः 1000 ईस्वी पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्कार के दौरान ये मंत्र पुरोहितों द्वारा पढ़ा जाता था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ, किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है, जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। ये हिंदी में मैंने संस्कृत का अनुवाद करके आपको बताया है। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता हैं। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है। यहाँ का मतलब पिता और वहाँ का मतलब पति। तो ये हमने आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में समझा दिया है। इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक
समझकर लिखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरी द्वारा दी गई जानकारी को स्पष्ट रूप से सुन लिया होगा, मनन कर लिया होगा, चिंतन कर लिया होगा, अवलोकन कर लिया होगा। अब मेरे द्वारा जो सामग्री डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली जा रही है उसको लेकर के आप नोट्स बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, छात्रों एवं छात्राओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोविड-19 के कारण इस प्रकार की ऑनलाइन की शिक्षा दी जा रही है। हालांकि सरकार के द्वारा जब तक मूल्यांकन कार्य हो रहा है तब तक ऑनलाइन की शिक्षा पर रोक लगाई गई है, किंतु मैं अपने प्रयासों के द्वारा आपको लगातार इतिहास से संबंधित शिक्षा देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को और छात्राओं को इससे जोड़ लीजिए, इससे आपका ही फायदा होगा और स्कूल खुलने से पहले लगभग आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी, क्योंकि प्रतिदिन मैं अवसर मिलते ही कोई ना कोई वीडियो इस संदर्भ में आपको डालता रहूँगा। कोविड-19 के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ, इससे सतर्क रहिए और काफ़ी जानकारी इससे आप प्राप्त कर चुके होंगे। एक दूसरे के संपर्क में मत आइए, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए और अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए। खाने पीने के बाद सैनिटाइज़र के प्रयोग करके सैनिटाइज़ करते रहिए, घरों को भी सैनिटाइज़ करते रहिए, आसपास सफाई रखिए। घरों को सैनिटाइज़ करने का तात्पर्य घरों में पोछा लगाते रहिए और ऐसे कीटाणुनाशक चीज़ों का प्रयोग कीजिए जिसको आप पोछे में डालकर लगाते रहें, सैनिटाइज़ करते रहें। अपने जहाँ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन स्थानों को भी खूब सैनिटाइज़ कीजिए और खूब साफ़ सुथरे तरीके से रहिए ताकि आने वाला जो हमारा भविष्य हो वो उज्जवल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।